Question number 7th. Mark the correct statements. Magnitude of velocity of a particle is equal to its speed. तो क्या ये डेफिनेशन है? यस, ये तो डेफिनेशन है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग स्पीड बोलते हैं. बी ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल. ये गलत है. क्यों गलत है? जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ से, या फिर सबसे सिंपल एग्जांपल लो, अगर जो आपको समझना है तो ऐसे मान लो एक पार्टिकल पहले आगे गया फिर घूम के वापस आ गया. तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना. मान लो एक पार्टिकल आगे गया फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गया. यही इनिशियल है, यही फाइनल है. सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो. एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इट्स स्पीड इन दैट टाइम इंटरवल. इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. इक्वल होना ऐसा कोई रूल नहीं है. सी ऑप्शन, it is possible to have a situation in which the speed of a particle is always zero. स्पीड हमेशा जीरो है पार्टिकल का, बट द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. तो देखो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि स्पीड हमेशा जीरो है. तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? स्पीड हमेशा जीरो है, इसका मतलब क्या बच्चों? मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल रुका हुआ है तभी तो स्पीड जीरो है. तो व्हेन स्पीड इज ऑलवेज जीरो इट मींस पार्टिकल इज ऑलवेज एट रेस्ट कंडीशन. और पार्टिकल ऑलवेज रेस्ट कंडीशन पे है तो डिस्टेंस कितना चलेगा? डिस्टेंस चलेगा जीरो. ओके. और डिस्टेंस ये अगर जो जीरो चलेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एवरेज स्पीड जीरो ही आएगी? यस. मतलब अगर जो स्पीड हमेशा जीरो है, इफ स्पीड इज ऑलवेज जीरो देन एवरेज स्पीड मस्ट बी जीरो. ऑप्शन में बोला स्पीड इज नॉट जीरो, ऐसा नहीं होगा. एवरेज स्पीड जीरो ही आएगा. तो आप नोटबुक में इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट लिख लेना. डी ऑप्शन, it is possible to have a situation in which the speed of particle is never zero. It is possible to have a situation in which the speed of particle is never zero but average speed in the interval is zero. तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीड कभी जीरो है ही नहीं. मतलब पार्टिकल लगातार मूव कर ही रहा है. और पार्टिकल लगातार अगर जो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा. और डिस्टेंस कवर करेगा तो एवरेज स्पीड जीरो तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. पार्टिकल का जो स्पीड है वो कभी जीरो होता ही नहीं है. इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल हमेशा चल रहा है. और पार्टिकल जब हमेशा चल रहा है तो कुछ डिस्टेंस आएगा. और डिस्टेंस आएगा तो एवरेज स्पीड आएगा. ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड इन द इंटरवल इज जीरो. क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. The velocity time plot for a particle moving in straight line is shown in figure. क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है एक्सेलरेशन के बारे में. फिर पूछा गया है पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल in the interval 0 to 10 second is same as average speed from 10 to 20 seconds. चलो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन में डील करते हैं. 9th का, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यस, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कहाँ से आता है? सॉरी, एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो आप लिख सकते हो ये पार्ट में, बहुत ही सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी प्लॉट या स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. ओके.
नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो क्या स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, या स्लोप आप निकाल सकते हो, स्लोप इज बेसिकली -1, तो यहाँ पे आप ये भी निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन विल बी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्लोप जो है ना वो -1 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बोल रहा है द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, मतलब टर्न्ड अराउंड मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी बदला ही नहीं, तो ये गलत है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी हो गया नेगेटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब पहले आगे जा रहा था, नेगेटिव मतलब पीछे आ रहा है, तो जरूर टर्न किया है। यस, कब टर्न किया है, यहाँ पे टर्न किया 10 सेकंड पे, क्योंकि 10 सेकंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है। बी, सो बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, बोल रहा है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो एरिया है ये बताता है डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये बताता है डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये दोनों एरिया अगर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते तब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाता, अभी मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। कौन डोमिनेट कर रहा है, नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में होगा। आप चाहो तो यूज भी कर सकते हो। इनिशियल स्पीड क्या है, व्हाट इज इनिशियल स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो 30 सेकेंड्स पे, ये नेगेटिव आएगा। हाँ 20 सेकेंड्स तक अगर जो अपने को निकालना होता तो 20 सेकेंड्स तक अगर जो आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन ग्राफ कहाँ तक प्लॉट किया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है, ग्राफ इज प्लॉटेड टिल 30 सेकेंड्स, तो आप 30 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट देखोगे और 30 सेकेंड्स में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, average speed in the interval 0 to 10 seconds is same as the average speed in the interval 10 to 20 seconds। तो ध्यान से देखो, अगर जो 10 यहां से लेके यहां तक मैं देखूं 0 से 10 सेकेंड्स, तो इसने मोशन किया है पॉजिटिव एक्स में। यहां से यहां देखो तो इसका मोशन हुआ है नेगेटिव एक्स में, और दोनों एरिया सेम है, इसका मतलब दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। और दिमाग लगाओ तो एक्चुअली 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक ये पार्टिकल आगे गया, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, टाइम टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे यहाँ है। फिर 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स तक ये पीछे आया, और 20 सेकेंड पे एग्जैक्टली क्या आ गया, वो वहीं पे पहुंच गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 0 से 10 सेकेंड्स तक, वही डिस्टेंस ये भी है। यस, तो 0 to 10 सेकेंड्स तक का जो डिस्टेंस है, क्या 10 से 20 भी वही डिस्टेंस है। यस, इसका मतलब एवरेज स्पीड भी क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 9th। फिगर shows the position of a particle moving on x-axis as a function of time t। तो x वर्सेस t का प्लॉट है। बोल रहा है पार्टिकल कम्स टू रेस्ट 6 टाइम्स। तो देखो रेस्ट मतलब होता है वेलोसिटी इज जीरो, रेस्ट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, एंड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो देखो स्लोप कहाँ कहाँ पे जीरो है, स्लोप यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैक्सिमम स्पीड इज एट टाइम टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी स्पीड, तो स्पीड विल बी बेसिकली स्लोप का मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप सब आपके लिए एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करके बताना पड़ेगा कि स्पीड मैक्सिमम कहाँ है। तो अगर जो आप 6 सेकेंड्स पे देखो और यहाँ पे एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ करो ऐसा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक, यहाँ पे जरा टैंजेंट ड्रॉ करके देखो। ठीक है, ये स्केल से आपको ड्रॉ करना है। अब मुझे बताओ कि किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। तो ऑब्वियस, तो एट टाइम टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे जो स्पीड है वो तो इससे भी कम है,
यहाँ पे जो स्पीड है, ये जो आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। लॉजिक समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। अगर जो ऐसा नहीं मिला तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखो, मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे दिखा कि इसका स्लोप तो और ज्यादा है एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड से, मतलब यहाँ पे स्पीड और ज्यादा है। देयरफॉर द मैक्सिमम स्पीड इज एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये गलत बात है। मैक्सिमम अगर जो स्पीड देखना है तो यहाँ पे तो और ज्यादा है। अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो आप, एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है, देखो, जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है स्लोप कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, ऐसा, तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो स्लोप कम होता है। तो इससे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, यहीं पे ड्रॉ कर लो, तो वो इससे ज्यादा स्लोप दे देगा। ठीक है। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर टाइम t इक्वल्स टू 0 to 6 सेकेंड्स। गलत। वेलोसिटी क्या हमेशा पॉजिटिव है? नहीं, देखो यहाँ पे वेलोसिटी स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो कहीं पॉजिटिव है स्लोप, कहीं नेगेटिव है, तो वेलोसिटी भी कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। डी ऑप्शन, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इन फिगर इज नेगेटिव। अब इस टोटल पीरियड में क्या करना है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है हमें दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को ध्यान से देखना। अगर जो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ज्वाइन कर दूं, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ड्रॉ करने का प्रयास किया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, ठीक ठाक ड्रॉ किया हमने। तो अगर जो आप देखो तो इसका इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, और जो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो यहाँ है, ऐसे नीचे आ गया है। मतलब फाइनली ये नेगेटिव एक्स में मूव किया। मेरी बात समझ में आ रही है? फाइनली ये किधर मूव कर रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव किया पार्टिकल, जिस हिसाब से ग्राफ दिया है। ठीक है, अगर जो मैं इस ग्राफ को करेक्ट मान के चल रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के कंपैरिजन में इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है, फाइनल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट कम है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। टोटल टाइम पीरियड के लिए, टोटल टाइम पीरियड अगर कहाँ से लेके कहाँ तक देखना है अपने को, जीरो से लेके ये पूरा मैं देखूं तब, ये जहां तक ग्राफ प्लॉट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जीरो यहाँ से लेके अगर जो मैं यहाँ तक स्टडी कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हुआ है। और इस हिसाब से देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी भी किधर आएगा? नेगेटिव एक्स में, और ये ऑप्शन हो जाएगा सही। लेकिन इसमें आंसर डी नहीं दिया हुआ है, नाइन्थ का डी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया। तो एक तरीका ये हो सकता है कि ऑथर ने ग्राफ को सिर्फ 6 सेकेंड्स तक मान के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला हो। अगर जो आप 6 सेकेंड्स को देखोगे, अगर जो मान लो टोटल टाइम पीरियड का मतलब मैं ये समझू कि सिर्फ 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड तक, तो यहाँ पे देखोगे कि इनिशियल कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, फाइनल कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? पॉजिटिव एक्स में। उस हिसाब से ये ऑप्शन गलत आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो ग्राफ यहाँ तक प्लॉट किया गया है तो ये पूरा आपको लेना चाहिए, और डी ऑप्शन सही होना चाहिए, जबकि बुक में ऐसा गलत दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ठीक है, आप गलत कर सकते हो या सही भी कर लो, देखो अपने हिसाब से। अगर जो आप टाइम को 0 से लेके 6 सेकेंड्स तक लोगे, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मान लो आपके मन में चला है तो कि आईआईटी में आ गया, तो क्या करेंगे? तो देखो वहां पे क्लियर कट मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो बोनस होगा। 0 से 6 सेकेंड्स तक लोगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में आएगा।
यहां तक लोगे, आप ये मान के चलोगे तो नेगेटिव एक्स में आएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो ये सही भी है गलत भी है, इसके ऊपर अब ज्यादा मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। ओके, टेंथ। टेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इसको इसलिए नहीं कर पाते, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको, और गलत करने का रीजन होता है कि वो लोग इसको वेक्टर से अप्रोच नहीं करते। ठीक है, वेक्टर अप्रोच नहीं लगाते, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो चलो ध्यान से देखना, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैज इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑप्शन अलग अलग दिया है। क्या क्या दिया है कि द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द फ्रेम्स में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। फिर एक्सेलरेशन ऑफ S2, बहुत बच्चों का ये सही आ जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। वेक्टर अप्रोच लोगे तो समझ में आ जाएगा। वेक्टर अप्रोच लोगे तो बहुत ही सिंपल है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जो आप एक पार्टिकल को देखते हो, ठीक है, इस फ्रेम से देखते हो तो एक्सेलरेशन इतना नजर आता है, इस फ्रेम से देखते हो तो भी एक्सेलरेशन इतना ही नजर आता है, लेकिन डायरेक्शन कुछ नहीं बोला गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। दिस इज अ पार्टिकल। ठीक है, अगर जो आप सोचोगे कि मैं हर चीज ड्रॉ करके देख लूंगा, तब आप फंस जाओगे। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स पे रिलाई करना पड़ेगा। दिस इज S2। ड्रॉ करके देखोगे तो ऑप्शन सी सही आएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आप मैथ्स का यूज करोगे। आपने S1 फ्रेम से देखा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 फ्रेम, ये आपने देखा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसका कुछ डायरेक्शन होगा? यस। क्या कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है? यस, क्योंकि प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया, तो इसको मैंने बोल दिया N1 कैप। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ना, तो N1 कैप एक डायरेक्शन है। ये N1 कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये किधर भी हो सकता है। ओके, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दिस इज बेसिकली, क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू S1 इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। यस। ओके, S1 को हम लोग 1 को सबस्क्रिप्ट में रखते हैं। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम टू S2। S2 के फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या फिर से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? यस। डायरेक्शन क्या कुछ भी हो सकता है? यस। तो इस बार आपको कोई और जनरल डायरेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, N2। ये N1 N2 किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S2। दिस इज 2। अब प्रॉब्लम में हम लोगों से पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, मतलब दोनों फ्रेम के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो अगर जो मैं 1 - 2 कर दूं, 1 - 2 कर दूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 4N1 कैप माइनस 4N2 कैप। ये वाला AP और AP तो कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बी इक्वल टू AS2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि बेसिकली AS2 minus AS1 is basically acceleration of frame 2 with respect to frame 1, and this is equal to 4N1 cap minus 4N2 cap. ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 कितना आ रहा है? 4N1 कैप माइनस 4N2 कैप। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक वेक्टर है। N1 और N2 का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो दो वेक्टर है हमारे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड है 4, दोनों का मैग्नीट्यूड है 4। डायरेक्शन इन दोनों का वैरी कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया। तो बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 + 4 8। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। क्या ऐसा भी हो सकता है? देखो, ऐसा हो सकता है कि 4 और 4,
ये जो दोनों वेक्टर हैं ये ऐसे ओरिएंट हो जाएं कि ऐड हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो 0 आ जाएगा, अपोजिट होगा तो 8 आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा तो 4√2 आ जाएगा। देखो अगर जो एक n1 वेक्टर ऐसा हो जाए, n2 वेक्टर ऐसा हो जाए, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये 4√2 भी आ सकता है। तो बेसिकली ये जो आप वेक्टर देख रहे हो, ये जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? अगर जो मैं लिखूं as2 as1 का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है बच्चों 8, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 10-10 न्यूटन के दो फोर्स लगाने हैं आपको एक ब्लॉक के ऊपर। 10-10 न्यूटन के दो फोर्स लगाने हैं। मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो? 20। मिनिमम कितना अचीव कर सकते हो? 0। लेकिन क्या 0 से लेके 10 तक सब, सॉरी, मैक्सिमम अचीव कर सकते हो 20, मिनिमम 0। क्या आप 0 से लेकर 20 तक सारे वैल्यूज अचीव कर सकते हो? यस, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आया? बाय सेम लॉजिक वी कैन से कि n1 और n2 का डायरेक्शन अगर जो मैं अलग अलग कंसीडर करते जाऊं, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम s2 विथ रिस्पेक्ट टू s1 0 से लेके 8 तक के बीच में कुछ भी आ सकता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 8। समझ में आया? सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ s2 विथ रिस्पेक्ट टू s1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, ये जो 2 आपको सबस्क्रिप्ट में दिख रहा है, दिस शुड बी इन सुपरस्क्रिप्ट। ओके, बाकी तो आप समझ गए कि अगर जो एक्सेलरेटेड है तो फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये रेस्ट पे रहने चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। द फ्रेम्स में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड, गलत। दोनों का एक्सेलरेशन हो सकता है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हो सकता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ सकता है? 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 3.5, 3.7, 3.9। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये बोला है कि सिर्फ एक्सेलरेशन 0 होगा या 8 होगा, गलत। 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 8। तो इस तरीके से वेक्टर अप्रोच से हम सॉल्व करें तो सही आंसर तक पहुंच सकते हैं।